नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है। तो सीएम अशोक गहलोत के साथ बातचीत का दौर चला और उसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 53 दिन से चल रहा था बेरोजगारों का आंदोलन। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले यह आंदोलन चल रहा था। 21 मांगों में से 9 मांग पूरी हुई है और 5-6 मांगे इसी महीने में पूरी होंगी। जल्द बेरोजगारों को नई भर्तियों की विज्ञप्तियों का तोहफा मिलेगा। सीएम ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को विश्वास दिलाया है कि युवाओं की भर्तियों की मांगों को प्राथमिकता के साथ सरकार पूरा करेगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई। धर्मेंद्र राठौड़ के साथ 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री गहलोत ने हर भर्ती के सदस्य से व्यक्तिगत बात कर उनकी समस्या सुनी। समस्याएं जल्द से जल्द निस्तारण करवाने का भरोसा भी दिया है, यानी कि समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण का भरोसा भी सीएम ने दिया है। और साथ ही 1 to 1 बातचीत का दौर भी रहा कि आखिर कौन सी भर्ती परीक्षा में क्या दिक्कत आ रही है, कितने पदों की मांग वो करे। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा और मंत्रणा का दौर यहाँ पर रहा और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत से जो बातचीत हुई उसका असर इस तरीके से हुआ कि 53 दिन से जो आंदोलन चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया है। बेरोजगारों का आंदोलन ये था। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा था। 21 मांगों में से 9 मांगे उनकी पूरी हो गई है, तो वहीं 5 से 6 मांगे इसी महीने पूरी होंगी। जल्द बेरोजगारों को नई भर्तियों की विज्ञप्तियों का तोहफा भी मिलेगा। तो वहीं सीएम ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को ये विश्वास दिलाया है कि युवाओं की भर्तियों की मांगों को प्राथमिकता के साथ सरकार पूरा करेगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई। धर्मेंद्र राठौड़ के साथ 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर भर्ती के सदस्य से व्यक्तिगत बात सुनकर उनकी समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण को लेकर भरोसा भी दिलाया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सवाल की, क्या हड़ताल अब हठधर्मिता बन रही है? जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश में आंदोलन की राह पर चल रहे रेजिडेंट्स की। संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं में भी कामकाज बंद कर दिया जाएगा। ऑल रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ऑनलाइन जीबीएम में ये फैसला लिया गया है। राज्य सरकार को अपनी 8 सूत्रीय मांगों का रेजिडेंट्स ने ज्ञापन दिया, लेकिन इन मांगों पर कोई भी वार्ता नहीं होने से आंदोलन को सख्त किया गया है। हालांकि ये पूरा मामला केंद्र से जुड़ा है, फिर भी राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। रेजिडेंट्स के काम के दबाव को कम करने के लिए स्वीकृत किए हैं जूनियर रेजिडेंट के 1054 पद। इसके साथ ही खुद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने लिखा केंद्रीय मंत्री को पत्र और काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर ये पत्र लिखा गया है। बावजूद इसके रेजिडेंट्स ने 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर आंदोलन सख्त किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मौसमी बीमारियों के प्रकोप के बीच इस तरह की हड़ताल जायज है? क्योंकि जिस तरीके से हम सभी देख रहे हैं अस्पतालों में इस वक्त मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और एक और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, तो उससे मरीजों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ये सवाल भी उठ रहा है, क्या अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो हठधर्मिता बनती जा रही है? क्योंकि अब ये बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है कि आज रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं में भी कामकाज बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाओं में कामकाज कर रहे थे, पर आज रात 8 बजे तक अगर कोई वार्ता का दौर शुरू नहीं होता है, कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया जाता है और किसी मुद्दे पर रजामंदी नहीं बनती है, तो रात 8 बजे से ये संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में अब ओमिक्रॉन डेडिकेटेड फ्लोर की। तो आपको बता दें कि जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 केस मिलने के बाद आरयूएचएस अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के लिए 5वीं फ्लोर को डेडिकेटेड किया गया है। 3rd फ्लोर के एक आईसीयू को भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 सदस्य पहले से आरयूएचएस में मौजूद हैं। इस परिवार के संपर्क में आकर ओमिक्रॉन संक्रमित 5 अन्य सदस्य भी आरयूएचएस में भर्ती हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने
व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाल रखा है। इन सभी मरीजों के रूटीन टेस्ट करवाए गए हैं। तो सभी मरीजों के रूटीन टेस्ट करवाए गए हैं और अपने आप में बड़ी बात है और व्यवस्था पूरी पुख्ता की गई है ताकि जब सिचुएशन अगर बिगड़ती है, उम्मीद करते हैं कि कोई सिचुएशन ना बिगड़े, पर अगर ऐसे में कोई सिचुएशन होती है तो एक फ्लोर को कोविड तो डेडिकेटेड किया हुआ ही है, साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन डेडिकेटेड भी किया हुआ है। अब बात राजस्थान में आए ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो आपको बता दें कि राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज सामने आए हैं। उत्तर भारत में एक साथ सर्वाधिक केस राजस्थान में आए हैं। जयपुर में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को RUHS में भर्ती करवाया गया है। संक्रमित मिले परिवार के 4 सदस्य लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल भेजे गए थे। संपर्क में 34 लोगों के लिए सैंपल लिए गए थे, यानी कि जो 34 लोग संपर्क में आए थे उनके भी सैंपल लिए गए, जिनमें से 9 लोग पाए गए हैं ओमिक्रॉन से पॉजिटिव, जबकि बाकी 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि अब एक और बड़ा अपडेट इसमें जुड़ चुका है कि एक और जो व्यक्ति संक्रमण में आया, संक्रमित हुआ है और उसके बाद अब ये अभी पुष्टि नहीं हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसके सैंपल भेजे गए हैं कि क्या वो भी कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव है। तो राजस्थान में ओमिक्रॉन आ गया है। उत्तर भारत में एक साथ सर्वाधिक केस राजस्थान में पाए गए हैं। जयपुर में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से। तो इन सभी को RUHS में भर्ती करवाया गया है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा संक्रामक है लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 24 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका ने की थी वेरिएंट की पहचान। WHO ने ओमिक्रॉन नाम देते हुए बताया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अभी तक 50 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट, लेकिन अभी तक इस वेरिएंट से नहीं हुई कोई भी मौत। तो अभी तक इस वेरिएंट से कोई भी मौत नहीं हुई है। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया यही आपसे कहता है कि डरे नहीं, बल्कि जो ये बीमारी है उससे बचने का पूरा प्रयास करें। एहतियात आप बरतते रहिए, क्योंकि ये नया वेरिएंट कोविड का संक्रामक बहुत ज़्यादा है, पर इससे अभी तक एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। तो 24 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट की पहचान की गई थी। WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन नाम देते हुए बताया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अभी तक 50 देशों में ये फैल चुका है, लेकिन अभी तक इस वेरिएंट से कोई भी मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि संसद टीवी के एंकर पद से प्रियंका चतुर्वेदी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी समेत 12 लोगों को निलंबित किया गया था। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कारण भी बताया। कहा, मैं ऐसी जगह पर किसी पद पर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ जहां मेरे प्राथमिक अधिकार को ही छीना जा रहा है। इस निलंबन से मेरा सांसद ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब हुआ है। संसद टीवी के शो मेरी कहानी की एंकर थी प्रियंका चतुर्वेदी। तो इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि संसद टीवी के एंकर पद से प्रियंका चतुर्वेदी ने इस्तीफा दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी समेत 12 लोगों को निलंबित किया गया था। तो ऐसे में राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को पत्र उन्होंने लिखा है और पत्र लिखकर कारण भी बताया है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी जगह पर किसी पद पर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ जहाँ मेरे प्राथमिक अधिकार को ही छीना जा रहा है। इस निलंबन से मेरा सांसद ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब हुआ है। संसद टीवी के शो मेरी कहानी की एंकर थी प्रियंका चतुर्वेदी। ओमिक्रॉन की दस्तक ने चिकित्सा विभाग की नींद उड़ाई है। आदर्श नगर का एक परिवार भी संक्रमित मिला है। इस परिवार के कुल 5 लोग मिले हैं ओमिक्रॉन संक्रमित। चिकित्सा विभाग आदर्श नगर स्थित परिवार के आसपास के इलाके को लेकर अलर्ट मोड पर है। घर के आसपास रहने वाले लोगों की युद्ध स्तर पर स्क्रीनिंग कराई जाएगी। खुद CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने संभाली है स्क्रीनिंग की कमान। इसके साथ ही पूरे जयपुर शहर में भी टीमों को किया गया है स्क्रीनिंग के लिए अलर्ट। तो पूरे जयपुर शहर में टीमों को स्क्रीनिंग के लिए अलर्ट किया गया है। अलग अलग टीम तैयार की गई है जो अलग अलग एरिया में स्क्रीनिंग करेगी। तो वहीं जिस एरिया में 5 मरीज मिले हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित, तो ऐसे में जाहिर तौर पर चिकित्सा विभाग की नींद उड़ी है और अब इसको लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर भी आ गया है। चिकित्सा विभाग आदर्श नगर स्थित परिवार के आसपास के इलाकों को लेकर अलर्ट भी है। घर के आसपास रहने वाले लोगों की युद्ध स्तर पर शुरू कराई जाएगी स्क्रीनिंग।
खुद सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने संभाली है स्क्रीनिंग की कमान। अब खबर आयकर रिटर्न को लेकर है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2020-21 के लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हुई है। मंत्रालय ने करदाताओं से रिटर्न जल्द दाखिल करने को कहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर। तो आयकर रिटर्न से जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त आपके सामने। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2020-21 के लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हुई है। मंत्रालय ने करदाताओं से रिटर्न जल्द दाखिल करने को कहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में असली मुद्दे गायब। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जिन्ना को प्रचार से कर दे अलग तो कुछ भी नहीं है। भाजपा का कोई नेता भी काम पर वोट मांगता नहीं दिख रहा है। काम दमदार ईमानदार सरकार के नारे के बावजूद हिंदू मुस्लिम ही चुनावी मुद्दा रह गया है। केंद्र हो या यूपी सरकार के नेता सभी स्थानीय मुद्दों को छोड़ धर्म की ही राजनीति कर रहे हैं। प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष के नेता नहीं बोलते 2 शब्द भी। और यूपी चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना, अब्बाजान, दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान आदि ही चुनावी मुद्दा रह गए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार संबोधन सामने आते हैं, लगातार हम वो बयान देखते हैं तो यही लगता है कि विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा गौण हो चुका है। अब सिर्फ यूपी का चुनाव धर्म पर, जिन्ना पर, पाकिस्तान पर, कब्रिस्तान पर, टोपी पर, दाढ़ी पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि भाजपा का कोई भी नेता काम पर वोट मांगता ही नहीं दिख रहा है। काम दमदार ईमानदार सरकार के नारे के बावजूद हिंदू मुस्लिम ही चुनावी मुद्दा रह गया है। केंद्र हो या यूपी सरकार के नेता सभी स्थानीय मुद्दों को छोड़ सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष के नेता 2 शब्द भी नहीं बोलते हैं। और यूपी चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना, अब्बाजान, दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान आदि ही चुनावी मुद्दा रह गए हैं। अब बात बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, और सवाल ये कि क्या यूपीए एनडीए नहीं तो फिर तीसरा मोर्चा भी कहां? किसी जमाने में देश में अस्तित्व में था तीसरा मोर्चा। तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद समाजवादी पार्टियों का होता था एक समूह। वहीं वामपंथी पार्टियों का भी अपना एक समूह देश में देता था दिखाई। लेकिन अब न समाजवादियों का कोई मोर्चा है और न ही वामपंथियों का कोई मोर्चा। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी अकेली है। और तीसरा मोर्चा का झंडा उठाए चलने वाली वामपंथियों पार्टियों की हालत बहुत खराब है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल कि क्या अब कोई तीसरा मोर्चा नहीं रहा है? यूपीए एनडीए नहीं तो फिर तीसरा मोर्चा भी कहां है? किसी जमाने में देश में अस्तित्व में था तीसरा मोर्चा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।